Okay, my dear students, now I am explaining vapor pressure, which type of topic I am explaining today. First term, vapors. Second term, vapor pressure. Third term, lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. Fourth term, Raoult's law. Okay, this fourth topic I am explaining today. First term, what is vapor means? Actually, whenever suppose we have considered a liquid, suppose we have considered water, and if temperature is given, then the surface molecule increases its kinetic energy as when the kinetic energy of the surface molecule is greater than that of the intramolecular attractive force between the water molecule, then we can say that liquid gets vaporized. जब भी सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसमें लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाती है तो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो वेपर किसे कहते थे? जब भी सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होती है तो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर्स क्या होगा? पहला टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ज्यादा ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर्स को छोड़ के जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे। ओके, दूसरा होता है सरफेस एरिया, जितना सरफेस का एरिया ज्यादा होगा ज्यादा ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर्स बनाएंगे। ओके, और तीसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जितना ज्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर्स कम फॉर्म होगी, और इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? जितना कम होगा तो वेपर्स क्या होगी? ज्यादा फॉर्म होगी। सेकंड टर्म है वेपर प्रेशर। अब ये वेपर्स जो फॉर्म हो गए हैं, किसी तरह से मैंने इसको सराउंड कर लिया एक बेल जार से, ढक लिया उसको, तो जो वेपर्स बनी थी उसके पार्टिकल यहाँ टकराएंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे। तो यहाँ तो हुआ था इवेपोरेशन पहले, अब क्या हो रहा है? कंडेंसेशन के बाद ये वेपर्स पुनः नीचे आकर और लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अराइज करेंगे। ऐसे लगाए गए प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। So it is the pressure exerted by the vapors on the surface of a liquid at equilibrium. यहाँ दो प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, एक तो हो रहा है evaporation, एक हो रहा है evaporation, और फिर एक हो रहा है condensation। तो पहले evaporation हुआ, फिर वो condensed होकर नीचे प्रेशर अराइज कर रहे हैं। तो बच्चों, वेपर प्रेशर किसे कहते थे? It is the pressure applied by the vapors on the surface of a liquid at equilibrium. That process is generally called as, that term is called as vapor pressure. And again, factors affecting vapor pressure, पहला टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ज्यादा ज्यादा वेपर्स फॉर्म होगा, ज्यादा ज्यादा नीचे प्रेशर अराइज करेगा। दूसरा सरफेस एरिया, जितना मैंने एक भगोनी ले ली, इसके सरफेस पर कम पानी के मॉलिक्यूल हैं तो कम वेपर्स बनेंगे, और ये बड़ी भगोनी ली है, सरफेस पर ज्यादा पार्टिकल हैं तो ज्यादा वेपर्स बनाएंगे। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने वेपर्स ज्यादा फॉर्म होंगे और प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे। तीसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो वेपर्स कम फॉर्म होगी, वेपर्स कम फॉर्म होगी तो प्रेशर भी कम होगा, और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो बच्चों, ये तीन टर्म थे जिनको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। को फैक्टर्स अफेक्ट कौन कौन करता है? टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अब इस पूरे चैप्टर की थीम है, अगर ये टॉपिक आ जाता है तो हमको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। इसको ध्यान से सुनना बेटा, इसको ध्यान से सुनना। ये मैं बता रहा हूँ, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता क्या है? देखिए ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट मैंने यहाँ पानी ले लिया। सपोज हमको मालूम है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बॉईल कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर दिया तो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिए इसके सरफेस पर 760 मॉलिक्यूल थे, तो उन्होंने 760 मॉलिक्यूल वेपर्स बना रहे हैं, नीचे आकर 760 प्रेशर लगा रहे हैं। ये प्योर सॉल्वेंट था तो इसका वेपर प्रेशर P प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, A यहाँ प्योर वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ P है 0 से। इसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया 760 mm है, एक 760 mm मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ला रहा है, इस टेम्परेचर पर इतना प्रेशर दे रहा है। ठीक है, जितना पानी यहाँ था उतना ही पानी का मैंने
यहाँ एक दूसरे भगोनी में एक दूसरे वेसल में ले लिया और उसको भी मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया। क्लियर? लेकिन इसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया। NVS मतलब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे ही मिलाया इस पानी के अंदर तो ये बन गया सॉल्यूशन। जैसे ये सॉल्यूशन बना तो सरफेस पर मैंने बोला पहले सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल यानी वोलेटाइल मॉलिक्यूल थे। अब थोड़े से कुछ अपन ने बोला वोलेटाइल मॉलिक्यूल के साथ साथ कुछ नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल भी आ गए। तो सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल यानी वोलेटाइल मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई। तो अपन वेपर्स जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर तो 760 वेपर्स बन रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा इसके कंपैरिजन जैसे मैंने इसको बेल जार से ढांक दिया तो जो वेपर्स इसके कंपैरिजन में यहाँ कम बनेंगे तो वो प्रेशर भी कम लगाएगा। सपोज इसका वेपर प्रेशर मैंने PA मान लिया है, उसकी वैल्यू कितनी है, इसके कंपैरिजन में कम प्रेशर लगाया 758 mm है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने अगर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस और ज्यादा मिला दिया, पहले 2 ग्राम मिलाया था 4 ग्राम मिला दिया, सपोज 4 मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए तो सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल कितने बचे 756। तो 756 ही वेपर्स बनाएंगे और 756 ही प्रेशर एनालाइज करेंगे। और मैंने ज्यादा मिला दिया नॉन वोलेटाइल। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते जाते हैं सरफेस पर नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, वोलेटाइल मॉलिक्यूल यानी पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण वो प्रेशर भी कम एनालाइज करते हैं। तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का प्रेशर ऑलवेज कम होता है और इनके प्रेशर के इस अंतर को हम प्रेशर में हुई कमी या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज सॉल्यूशन से ज्यादा होता है और इनके प्रेशर के इस अंतर को हम लोग लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग नॉन वोलेटाइल मिला रहे हैं, जितने ज्यादा नॉन वोलेटाइल मिला रहे हैं उतना इनका वेपर प्रेशर में अंतर, यही बाबूस लॉ है। वो क्या बोलता है कि इन दोनों के वेपर प्रेशर में अंतर कब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते जाएंगे उतने सरफेस पर वोलेटाइल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उतने वेपर्स को कम बनाएंगे जिससे प्रेशर भी कम लगाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर का सार क्या है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है और इन दोनों के वेपर प्रेशर के अंतर को लॉरिंग बोलते हैं। और ये लॉरिंग अगर हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो इस रेशियो को हम लोग रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। बच्चों यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया, वेपर्स किसे कहते थे, वेपर प्रेशर किसे कहते थे, लॉरिंग किसे कहते थे, आपको ये क्लियर हुआ। जब भी किसी लिक्विड में, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ 2 मिनट में, जब भी किसी लिक्विड को आप गर्म करेंगे सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो सरफेस को छोड़कर जाएगा। अगर इसको मैंने बेल जार से सराउंड कर लिया है तो वो पार्टिकल बेल जार के चारों तरफ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो भी वैकेंट स्पेस बची है, और फिर नीचे आकर जो प्रेशर लगाएंगे, ऐसे अप्लाइड प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ 2 प्रोसेस एक साथ हो रही है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम हो गया। फैक्टर्स कौन-कौन से अफेक्ट कर रहे थे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो लिक्विड्स के बीच में प्रेजेंट है। लॉरिंग मतलब प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल आ गए हैं तो वो वेपर्स कम बनाएंगे, फिर इसलिए वेपर प्रेशर भी यहाँ पर कम होगा। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और उनके इस डिफरेंस को वेपर प्रेशर में कमी या लॉरिंग बोलते हैं। और इसको अगर हम लोग टोटल से डिवाइड करते हैं तो इस रेशियो को रिलेटिव लॉरिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो रॉड्स लॉ। रॉड क्या कहता है हम लोगों को, और इसका मैं प्रूफ करा रहा हूं। फिर रॉड्स लॉ ये किसके लिए है, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सो ये वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम लोग ऐसा सब्सटेंस से मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कौन सा सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सो रॉड्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ओके बच्चों, देखो कोई कंसेप्ट, एक मिनट दोबारा, मैंने यहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा, और इसको गर्म कर रहा हूं मैं। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैंने PA0 मान लिया। ये सॉल्वेंट था, इनिशियली पानी मैंने ले लिया, इसके अंदर मैंने मिला दिया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस,
जैसे ही नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया तो ये बन गया सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जैसे ही सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन के सरफेस पर यहाँ पर नॉन वोलेटाइल के मॉलिक्यूल आ गए, तो वोलेटाइल के मॉलिक्यूल यानी पानी के मॉलिक्यूल कुछ कम हो गए। ये जो मैंने एरो, ये जो सर्कल बनाया ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये इतना एरिया में ही वोलेटाइल मॉलिक्यूल पानी के प्रेजेंट है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो जब गर्म करेंगे तो कौन वेपराइज होगा? तो सरफेस पर जितने वोलेटाइल मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वही वेपराइज होंगे और वही आकर नीचे प्रेशर लगाएंगे। तो रॉड क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile substance is directly proportional to the mole fraction of the pure solvent। यानी जितने सरफेस पर नॉन वोलेटाइल, जितने सरफेस पर वोलेटाइल मॉलिक्यूल होंगे उतने ही वो वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। जितने वोलेटाइल मॉलिक्यूल कम होंगे उतना वेपर प्रेशर उसका क्या होगा? कम होगा। तो द वेपर प्रेशर ऑफ a solution containing non-volatile substance at a given temperature is directly proportional to the mole fraction of the pure solvent, mole fraction of the pure solvent। ओके, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगा दिया। ये P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ये K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बच्चों। X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। हमने बोला फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब पानी है उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर एक रिलेशन है, XA प्लस XP की वैल्यू 1 होती है, XP की वैल्यू 0 रखती है, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है। तो XA की वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? PA is equal to K into 1। और जब प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर PA थोड़ी होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? PA 0। तो K is equal to PA 0 आ गया। K की वैल्यू उठाकर हमने इस रिलेशन में रख दी है, तो क्या आ जाएगा? PA is equal to PA 0 into XA हो जाएगा। So the partial pressure of a solution containing non-volatile substance is multiple of the vapor pressure of pure solvent and its mole fraction। ओके, सेकंड टर्म इसका दोबारा इसको उठाएं हम लोग, PA is equal to PA 0 into XA। हमको मालूम है XA plus XP की वैल्यू 1 होती है, तो XA is equal to हो जाएगा 1 minus XP। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो PA 0 1 minus XP हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो PA is equal to PA 0 minus PA 0 into XP हो गया। इधर ले आए PA 0 XP is equal to PA 0 minus PA हो गया, डिवाइड कर दिया तो PA 0 minus PA upon PA 0 is equal to हो गया XP हो गया, is equal to XP हो गया। means according to Rod's law the relative loading of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों अगर हम लोग को 3 से 4 मार्क्स आता है तो हम लोग को पूरा पूछता है कि शो करो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, तो अपन बोलते हैं ये XP के इक्वल होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर K लगा देते हैं, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। XA plus XP की वैल्यू 1 है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए XP की वैल्यू 0 होगी, XP की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी तो XA is equal to 1 आ गया, XA की वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो K is equal to यहाँ पर PA 0 है, सब्स्टिट्यूट करो तो PA is equal to PA 0 into XA हो गया। XA की जगह हम लोगों ने 1 minus XP सब्स्टिट्यूट कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन और इसको इधर ले आए, डिवाइड करते हैं। So relative lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of the solute। Such law is called as Rod's law। ठीक है, थैंक यू बच्चों।